अगले साल देश के कई अन्य राज्यों के साथ देवभूमि उत्तराखंड में भी विधानसभा का चुनाव होना है, लिहाजा तैयारियां जोरों पर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता गांव गांव जाकर वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन सीटों पर ज्यादा ध्यान दे रही है जिन सीटों पर 2022 के चुनावों में हार हुई थी। बीजेपी मिशन 23 पर काम कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड में बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। 4 जुलाई से शुरू होने वाले जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान की इस रणनीति का हिस्सा ये माना जा रहा है। सरकार अपनी उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने की तैयारी में है, जबकि संगठन बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जुटा हुआ है। बीजेपी का दावा है कि इस बार 2022 में हारी हुई सीटों को भी जीता ही जाएगा। इधर विपक्ष का कहना है कि उत्तराखंड की जनता ने मन बना लिया है कि 2027 के चुनाव में अब बीजेपी को सत्ता से बाहर खदेड़ना है। तो बीजेपी का मिशन 23 शुरू हो चुका है। चुनाव से पहले उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष का यह बड़ा दावा है। 2022 में हारी हुई 23 विधानसभा सीटों पर जीत का दावा किया जा रहा है। 2027 चुनाव में 23 सीटों पर कमल खिलाने का दावा किया गया है। कहा जा रहा है हारी हुई सीटों पर बीजेपी के सांसद मंत्री अब प्रवास करेंगे और प्रवास में जनता से संवाद कर पार्टी की नीतियों से अवगत कराएंगे, फीडबैक लेंगे। हारी 23 सीटों पर भी बीजेपी जीतेगी तो फिर विपक्ष क्या करेगा, ये बड़ा सवाल है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि 2027 के चुनाव में हैट्रिक बीजेपी लगाने वाली है। बीजेपी का दावा है कि 2027 में विपक्ष पूरी तरह से साफ हो जाएगा। 2022 में हारी 23 सीटों पर 2027 चुनाव में जीत का दावा है। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने में सत्ताधारी बीजेपी जुट चुकी है। कहा जा रहा है सरकार की उपलब्धियों को गांव-गांव तक पहुंचाने की तैयारी है। अब रात्रि प्रवास किया जाएगा और रात्रि प्रवास करने के जरिए अब इस बार जो 70 विधानसभा सीटें हैं उनको मजबूत किया जाएगा। 2022 के चुनाव में 70 में से 47 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी और जो 30 सीट हारी गई थी उन 23 सीटों पर अब जीत दर्ज करने के लिए मिशन 23 शुरू कर दिया गया है। पर मिशन 23 सफल होगा या नहीं, ये देखने वाली बात चाहिए। जनाधार क्या सिमट जाएगा? क्या कांग्रेस अपने गढ़ बचा पाएंगी? और एक और बड़ा सवाल, क्या हैट्रिक के साथ बीजेपी नया रिकॉर्ड भी बना देगी? केंद्र में बन चुका है, लेकिन राज्य में क्या बन पाएगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी। और इस बार चुनाव में अगर कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने में, मिशन 23 हासिल करने में अगर बीजेपी सफल होती है तो एक ऐतिहासिक कदम भी माना जा सकता है। और फिर ऐसा भी स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार बीजेपी जो दावे करती है वो पूरी तरह से सच है, यानी कि कांग्रेस का सुपड़ा पूरे प्रदेश से साफ होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसमें कितनी सत्यता है, और ये तो वक्त आने पर क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार जो 70 विधानसभा सीटें हैं उसमें से 47 पर जीत दर्ज होती है, 23 पर अभी भी जीत दर्ज करने का दावा किया जा रहा है और उसको लेकर मिशन 23 शुरू किया गया है। इन निर्दलीय और कांग्रेस की जीती हुई सीटें हैं ये 23, और आखिरकार इन 23 सीटों पर किस नई रणनीति के तहत बीजेपी के सांसद, विधायक, कार्यकर्ता, नेता, मंत्री क्या करने वाले हैं, क्या अलग होने वाला है जो 2022 में नहीं किया जा सका, अब वो 2026 में क्या करा जाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव जरूर है, लेकिन आखिरकार वक्त बेहद कम है और उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि 2026 के आखिर में ही विधानसभा के चुनाव आयोजित हो सकते हैं और इनका इंतजाम हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि आखिरकार क्या कांग्रेस अपने गढ़ को बचा पाएगी, और उसके लिए क्या कांग्रेस अभी सक्षम है, कांग्रेस के मुद्दे अभी भी जिंदा हैं, और उत्तराखंड की जनता पे अभी भी क्या कांग्रेस विश्वास करती है, और कांग्रेस पर क्या विश्वास अभी भी काफी लोगों का बना हुआ है। एक बार वापस से क्या वो सत्ता में कांग्रेस को देखना चाहते हैं, कैसे कांग्रेस काम करती थी, या फिर ये जनाधार सिमटकर यूकेडी के पास आने वाला है, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस के वोट काटना यूकेडी के लिए आसान हो चुका है, लेकिन बीजेपी का वोट हिला पाना बेहद मुश्किल। इसको समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार क्या यूकेडी का वोट जो अब बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि एक लहर देखने को मिलती है चुनाव से पहले, तो देखने को मिल रहा है कि जनता के बीच यूकेडी को लेकर भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि 70 की 70 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का दावा यूकेडी भी कर रही है। एक विकल्प के तौर पर यूकेडी को भी देखा जा रहा है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस भी अब पुरजोर कोशिश कर रही है
और कांग्रेस का साफ कहना है कि इन 70 विधानसभा सीटों पर हमारे प्रत्याशी जीत दर्ज कराएंगे, क्योंकि एक सत्ता विरोधी लहर इस वक्त चल रही है, लेकिन वो कितनी सफल मानी गई है। या तो बीजेपी का मिशन 23 सफल हो जाएगा, बाकी 47 सीटों पर तो हक जमा चुकी है बीजेपी, लेकिन आखिरकार ये कैलकुलेशन और ये जो नंबर्स हैं इनके साथ कितने सही तरीके से खेला जा सकता है 2027 में, ये देखने वाली बात रहेगी। इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे आज खास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सीधे आपकी मुलाकात कराती हूँ। हमारे साथ राजेश्वर पैनोली हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुकी हैं। आशीष नौटियाल कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुकी हैं। कल्पना सेमवाल यूकेटी प्रवक्ता हैं, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। लक्ष्मी बिष्ट वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुकी हैं। सभी मेहमानों का स्वागत करूंगी। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं मिशन 23 के साथ, यानी कि राजेश्वर पैनोली जी, आपसे जानना चाहूंगी मिशन 23 कैसे सफल बनाया जाएगा? क्या मूल मंत्र नितिन नबीन देकर गए थे और अब पार्टी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष इस बात का दावा ठोक रहे हैं, क्या है वो मंत्र? सबसे पहले सबसे पैनलिस्ट सभी को नमस्कार, और साथ साथ जो भी आपके दर्शक देख रहे हैं उन सबको भी मैं अपना नमस्कार करता हूँ। देखिए, मिशन जो है 23 कहिए या 2027 की बात कीजिए, हमारा बड़ा क्लियर कट रहता है। भारतीय जनता पार्टी एक क्लियर मैंडेट, क्लियर मोटिव, क्लियर प्लानिंग और क्लियर उससे लड़ने के लिए उतरती है। तो एक उसमें जो है जो 23 सीटें जो हमारे पास पिछली बार नहीं थी, उसमें भी बड़ा क्लियर कट है कि पहले उन पे फोकस किया जाएगा कि हम उनको पिछली बार कैसे कैसे हार गए थे, उनके क्या रीजंस थे, और उसके लिए एक तरीके से जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं वो उसको मॉनिटर करेंगे, एक एक कार्यकर्ता से मिलेंगे, समझेंगे, और अगर कोई उसमें ऐसी कोई गलतियां जो हम कह सकते हैं कि पार्टी की तरफ से या संगठनात्मक गलती या कोई ऐसी चीज कोई छूट रह गई थी या कोई और रीजंस थे, उनको जो है कोई ढंग के लूप होल्स को बंद करके और जीतने की पूरी प्लानिंग करेंगे कि वो सीटें भी हम जीत करके आए। जहां तक वर्तमान विधायकों की बात है, ऐसा मत सोचिएगा कि हम सिर्फ 23 पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। जो हम वर्तमान विधायक हैं उनकी परफॉर्मेंस भी देखी जा रही है, उन सीटों पर भी कंसंट्रेट किया जा रहा है कि वो सीटें ऐसा न हो कि हम दूसरी सीटें जीतने के चक्कर में जो पुरानी सीटें हार जाए, उन सीटों पर भी कंसंट्रेट किया। लेकिन ज्यादा फोकस उस पर है जो हम लास्ट टाइम नहीं जीत पाए थे, उनके रीजन लेकर के, उनको मॉनिटरिंग करके, उनको आगे की प्लानिंग करके, क्योंकि हमारे पास 6 महीने करीब टाइम में बाकी भी है, कार्यकर्ताओं से समझ के उनका मूड भाप करके आम जनता के साथ एक तरीके का ताल्लुकात बढ़ा करके उसे समझ करके, और सरकार की क्या नीतियां रही, कैसे कैसे विकास किया, उन सब चीजों को जनता के बीच में ले आकर के पूरी प्लानिंग के साथ हम जीत करके आएंगे। ठीक है, तो यानी कि जनता के बीच पहुंचा जाएगा। और जो 4 जुलाई से आपका कार्यक्रम शुरू होने वाला है, जन जन की सरकार जन जन के द्वार, इसके जरिए भी रात्रि प्रवास, 24 घंटे का रात्रि प्रवास करने की बात की जा रही है। ये मूल मंत्र कितना सफल होगा ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल आशीष नौटियाल जी, बची कुची 23 सीट निर्दलीय की और कांग्रेस की मिला जुलाकर सुपड़ा ही साफ करने की तैयारी में, इन 23 सीटों को भी नोचने की तैयारी में इस वक्त बीजेपी है, यानी कि पूर्ण बहुमत। क्या करना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, अगर इनकी सोच ऐसी है तो इसमें हम बधाई देंगे आपको। भाई, अगर आपको चंदा चोरी करके, राम मंदिर में चोरी करके और विश्वास बढ़ गया चोरों को कि हम सिर्फ 23 सीट भी छोड़ देंगे, तो फिर तो आपके से महान कोई है ही नहीं। ऐसा काम किया क्या जिसके लिए इतना विश्वास हो रहा है, बताओ ना। एक काम ऐसा हो, क्या राम मंदिर अभी बाकी है? क्या राम मंदिर अभी झांकी है? अयोध्या, काशी, मथुरा बाकी है। मतलब अब सबको पता लग गया आपके नारों का अर्थ क्या है। राम मंदिर बाकी क्या झांकी है, यानी कि यहाँ की चोरी तो सिर्फ झांकी है, अभी चोरी मथुरा काशी में भी करनी है। केदारनाथ में आपने चोरी कर दी, धर्म के नाम पे जीतते थे ना आप, सनातन के नाम पे जीतते थे, तो आज जनता पहचान चुकी है। आज राम का नाम लेते हुए डर लग रहा है इन लोगों को। कल तक जय श्री राम बोलते रहे, बोल ही नहीं रहे जय श्री राम। जब से अयोध्या आ रहे तब से जय श्री राम बोलना इन्होंने बंद कर दिया। राम जय श्री राम नहीं बोलते हैं अब लोग, क्योंकि वहां चोरी कर दी। आज पूरा सोशल मीडिया में कहीं भाजपा का कोई अंधभक्त या भाजपा का नेता राम के मंदिर में चोरी की बात नहीं कर रहा है। ऐसा विश्वास आ कहां से रहा है आपके अंदर? इनकी नजर 23 सीटों पे है। अरे वो वाली जो 47 सीटें हैं वो तो जा रही है आपकी, अब आप नजर 23 सीट में गड़ा के रखो।
और ये 23 सीटें पैनुली जी, और मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये 23 सीटें वो सीटें हैं जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की लहर में भी ये लोग नहीं जीत पाए। तो अब तो आप छोड़ दो सपने, अब तो आप सोच भी नहीं सकते। जो ड्राफ्ट होता था ना, ये इनका जो क्या बोलते हैं भाजपा वालों का, वो ड्राफ्ट भी कैश नहीं हुआ उस समय। तो आप अब तो उम्मीद ही छोड़ दो, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने जिसके बिहाफ पर बोल सके कि हम जीत रहे हैं। आपने क्या करा बताएं? आप सोना आप चोरी कर लेते हैं मंदिर से, केदारनाथ जैसे मंदिर से, वहां से चंदा चोरी कर दिया, गाय मारने वाली कंपनियों से चंदा ले लेते हैं, महिलाओं का उत्पीड़न कितना हो रहा है, आपकी महिला नेत्रियां कर रही हैं, ये जग जाहिर है। आप महंगाई देखें कहाँ पहुंच गई है, डीजल पेट्रोल के रेट, वहां लड़ाई छिड़ी, वहां सोना बेच दिया हमारे देश का। ये जो जीत रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर जीत रहे थे, अपने नाम पे नहीं जीत रहे थे। अपने नाम पे तो धामी जी हार गए थे, तो ये मोदी जी के नाम पर जीत रहे थे। पर जनता की नजर में मोदी जी की इमेज जिस स्तर से डाउन हुई है, आज जो अंधभक्त थे बोल नहीं पा रहे, फेसबुक में इधर उधर दिख नहीं रहे, अब साइड हो गए, वो बोल ही नहीं पा रहे कि हमने इन चोरों का साथ दिया। और हमें निश्चित विश्वास पहले से था, हमें भी लोग बोलते थे कि कहाँ कांग्रेस में पढ़ो, भाजपा में आ जाओ, भाजपा की लहर चल रही है। हमें पता था ये लहर चोरों की लहर है। एक दिन समय आएगा भाजपा का कार्यकर्ता कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं। एक बार डाउन आने दो ऋषि जी, कांग्रेस की 23 सीटें खाली हो जाएंगे ये। क्या होगा? क्योंकि तो 24 घंटे जनता के बीच पहुंचने, रात्रि प्रवास करने जैसी योजनाओं पर काम कर रहे हैं, ये अपना मूल मंत्र मानते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ चुनाव आने से पहले हो रहा हो, ये पिछले साल भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और रात्रि प्रवास किए गए थे। हर वर्ष इसी तरीके से रात्रि प्रवास का कार्यक्रम होता है, पहाड़ों तक जनता के बीच पहुंचा जाता है, एक फीडबैक लिया जाता है, उन्हीं योजनाओं के बारे में बताया जाता है। तो क्या लगता है कि इन 23 सीटों पर अगर रात्रि प्रवास होगा, एक इन्फ्लुएंस बढ़ेगा जनता के बीच, तो इस 23 सीटें आपके हाथ से जा सकती है? 23 नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप 70 सीटों पर रात्रि प्रवास करो और वहां जाकर जनता से मिलो। जनता रास्ते से ही खदेड़ कर भगा देगी, इनको क्षेत्र में आने ही नहीं देगी। जिनके विधायक नहीं जा पा रहे हैं अपने क्षेत्र में, आप कहाँ वहां की जाने की बात कर रहे हो? आपकी ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया आपने कि जनता आपको एक्सेप्ट करे। ये बात अलग है कि अपने चमचों को लेके यहीं से जाना और वहां पे जाके बताना कि आज मैं यहाँ प्रवास कर दिया, मैंने वहां कर दिया। असल में अगर आप जनता के बीच में जाओगे तो जनता आपको खदेड़ने वाली है, बच के रहना, क्योंकि जनता इस समय बहुत गुस्से में है। जनता ने पहले कहा हमने शेर पाला है, शेर का खर्चा महंगा होता है, इसका खर्चा हम उठा रहे हैं, गैस सिलेंडर महंगा देके उठा रहे हैं। आज जनता को पता लग गया शेर नहीं चोर पाला है। ये चोर लोग हैं जो मंदिरों तक को नहीं छोड़ रहे, वो आपको हमको आम जैसे आम आदमी को कहां छोड़ेंगे? 40% कमीशन की सरकार चल रही है, लूट मचा रखी है। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था स्मार्ट सिटी का, आप देख ले पूरा देहरादून जलमग्न हो रखा है। मैं परसों ही निशी जी आपका भी एक वीडियो देख रहा था, किस प्रकार से आप आधार कार्ड बनाने गए थे और वहां आधार कार्ड की लूट। आधार कार्ड को सही कराने के 150-200 रुपए देने पड़ते हैं और सुबह से शाम तक समय खराब होता है। पोस्ट ऑफिस के अंदर आपने लाइन लगवा दी है और ऐसे ढीले आदमी बैठा रखे, उनसे बन ही नहीं पा रहा आधार कार्ड। आपने जनता को आधार कार्ड की लाइन में खड़ा कर दिया और लाखों रुपए हजारों रुपए कमा रहे हो आप पर डे का। अरे व्यवस्था दो भाई, आप जनता खड़ी है लाइन में, वो अपने आज हम जैसे लोग अपने आधार कार्ड नहीं बना पा रहे हैं, आम जनता की तो छोड़ो, उनका एक कागज पकड़ के इतनी देर खड़े हैं वो आधार कार्ड बनाने वाले पोस्ट ऑफिस। हम भी जाते हैं, हम भी देखते रहते हैं, इतने बुरे हाल हैं। जो व्यक्ति आधार कार्ड तक नहीं बना पा रहे हैं वो व्यक्ति करेंगे कि आपको किस चीज को ले वोट दे? आप बता दें, अगर इस 10 बातें बता दें कि मुझे इसलिए वोट दो, तो हम भी आपको वोट दे देंगे। आप मुझे चैनल के माध्यम से बता दो ये 10 कारण है जिसके लिए आपको वोट देना है, हम भी आपको वोट दे देंगे। पर आप पे एक कारण नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी, झूठ, और जनता समझ चुकी है ये झूठे और बेईमानों की सरकार है। अब जनता आपको एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। देखते हैं, अभी कारण पूछेंगे राजेश्वर पैनुली जी से कि आखिरकार वो क्या कारण है जिस वजह से सरकार आपको चुने, और यही सवाल मैं कांग्रेस से भी पूछूंगी कि आखिरकार वो कौन से कारण है जो जनता आपको चुने, क्योंकि जनता का विश्वास जीतना अब इतना आसान नहीं हो गया। अब बहुत मुश्किल हो गया जनता के बीच पहुंचना और उनको वो विश्वास कायम करना, भरोसा दिलाना कि हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सभी का कार्यकाल देख लिया है, भली भांति जान चुके हैं 2027 में इस बार क्या होने वाला है उसको पहले से एज्यूम नहीं किया जा सकता। हमारे साथ बने हुए हैं कल्पना सेमवाल जी। कल्पना जी, आखिरकार यूकेडी का जनाधार देखने को मिल रहा है इस बार पहाड़ों में,
खास तौर पर कई विधानसभा सीटों पर यूकेडी के प्रत्याशी जब उतरने की बात सुनी तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे पास भी एक विकल्प है बीजेपी कांग्रेस के अलावा भी। तो आखिरकार क्या मान रहे हैं कि अब 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी जहां अपनी तैयारियां कर रही है, 23 बची कुची जो विधानसभा सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और निर्दलियों की जीत हुई है, वहां पर कहा जा रहा है कि अब उन सीटों को भी हथिया लिया जाएगा। तो यानी कि इस बार कितनी चुनौतियां यूकेडी के लिए अब रहने वाली हैं? देखिए, जनता बिल्कुल बीजेपी का सच जान चुकी है और वो जानती है कि पहले मोदी लहर के तहत उत्तराखंड के जितने भी नेता जीते हैं वो सब मोदी लहर के तहत ही जीते हैं। इनका अपना कोई जनाधार नहीं है। हमारे जो इन्होंने सीएम बनाए वो हारा हुआ सीएम है, जो प्रदेश अध्यक्ष है वो हारा हुआ व्यक्ति है। तो हारे हुए व्यक्ति को ये तो सब हैं केंद्र की कठपुतलियां। लेकिन जनता जान चुकी है कि ये इन्होंने कोई कार्य नहीं किया अब तक। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने युवाओं को ठगा है, इन्होंने महिलाओं को ठगा है। ये 23 सीटों पे जीतने का मुगालता तो छोड़िए, 70 सीटों पर जो इन्होंने 47 सीट्स जो थी वो भी नहीं आएंगी। इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। जनता इतनी मूर्ख नहीं है। क्या है कि इन्होंने उत्तराखंड को छला है, जो बीजेपी है और कई सालों तक कांग्रेस ने भी। और बीजेपी कह रही है कि 24 घंटे का प्रवास करेगी। अगर आपने 5 साल कार्य किया होता तो आपको ये 24 घंटे के प्रवास की आवश्यकता नहीं होती है। जो पहाड़ की जनता है उसको 365 दिन चाहिए सुविधाएं, उनको अपने स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, उनको स्कूल चाहिए, उनको जो बेसिक उनकी नीड्स है वो फुलफिल होनी चाहिए। लेकिन आप 2 दिन जाके, आप जनता इतनी मूर्ख नहीं रहेगी कि आप 2 दिन वहां जाएंगे और वो 2 दिन 24 घंटे में वो आपसे इतने इंप्रेस हो जाएंगे। आपने ऐसा क्या किया? आपके जितने विधायक क्षेत्रों में जा रहे हैं उनको खदेड़ा जा रहा है। महेंद्र भट्ट पोखरी में गए, लोगों ने उनसे सवाल पूछा, वो गाड़ी से उतर के बात करने को तैयार नहीं है। आपके जो विधायक हैं वो देहरादून में पड़े हुए हैं। अगर 5 साल इन्होंने कार्य किया होता तो इन्होंने 24 घंटे के इस तरह से पिकनिक किए, इसको मैं प्रवास नहीं करूंगी, कहूंगी इनके 24 घंटे की पिकनिक स्पॉट कहूंगी। ये पिकनिक करेंगे, फोटो खिंचाएंगे और वापस आ जाएंगे। इन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। युवाओं के फ्यूचर के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। इन्होंने जो है पेपर लीक किए हैं, इन्होंने जो है नौकरियां बेची हैं, इन्होंने अग्निवीर जैसी एक सिस्टम थोप दिया है गढ़वाल के और जो हमारे उत्तराखंड के युवा हैं। हमारे उत्तराखंड में अधिकतर लोग फौजी या टीचर्स बनते हैं जी। उत्तराखंड का इतिहास रहा है। इन्होंने उनको 4 साल का अग्निवीर एक संविदा का पद बना दिया है। तो युवाओं के साथ ये खिलवाड़ है। उसके अलावा इन्होंने पेपर बेच दिए हैं, पेपर लीक पहले ही हो जाते हैं, पहले ही फिक्सिंग होके जो है आपके जो है जो सीटें हैं वो पहले ही बिक जाती हैं। अंकिता कांड में इन्होंने क्या किया सब जग जाहिर है। उसके अलावा जो लोग उत्तराखंड में पहले तो पलायन इतना हो चुका है कि लोग वहां है ही नहीं, और जो बचे खुचे लोग हैं वो भी वहां पर असुरक्षित है। महिलाओं को गुलदार खा जा रहा है, कभी जो है भालू का आतंक हो रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, महिलाएं खेतों में नहीं जा पा रही हैं। तो इन्होंने न बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर पाए हैं, न ये लोगों को सुरक्षा दे पाए हैं, और ना ही ये जो है महंगाई पर कंट्रोल कर पाए हैं। और सड़कों के हाल आप देख रहे हैं, करोड़ों की लागत से बने हुए सड़कें जो है वो ऐसे बह रही हैं कि जैसे कह रहे हैं कि इसको हमने यूके जैसा बना दिया है, अमेरिका जैसी सड़कें हो गई हैं, और वो सड़कें दूसरी बारिश में बह जा रही हैं। तो इस तरह की तो इनकी चीजें हैं। एथेनॉल जो है, इनके जो नितिन गडकरी जो है वो एथेनॉल से, इन्हीं के कार्यकर्ता की मैं एक पोस्ट पढ़ रही थी बीजेपी के, कि जो भयंकर समर्थक हैं, मैं कई बार, वो मेरे रिलेटिव हैं तो मैं बहुत बार बीजेपी के खिलाफ लिख भी नहीं पाती हूँ, कि कई बार कहते कि अरे भांजी तू तो हमारा रिलेशन खराब कर देती है, तो मैं कई बार उनकी पोस्ट को अवॉइड ही करती हूँ। लेकिन कल मैंने देखा कि वो भी एथेनॉल के विरोध में इनके अपने कार्यकर्ता जो इनके कोर वोटर्स हैं वो भी इनसे परेशान होकर इनके खिलाफ टिकना स्टार्ट कर रहे हैं। तो मतलब इस तरह की चीजें हैं। तो ये 70 सीटें, 23 सीटें तो छोड़ो ना, 70 सीटें इनकी आएंगी ना, 47 सीटें आएंगी। और बीजेपी बता दे कि उन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया। 5 या 10 साल हो गए, 5 साल क्यों कह रहे हैं हम, 9वां साल चल रहा है। पिछला भी तो कार्यकाल बीजेपी का था। तो इतने 9 साल में तुमने जितना जो है फोटोग्राफी पे आपका ये जो विज्ञापनों पे अपने आप को चमकाया, उतना उसका 50% भी धरती पर आपने काम किया होता जमीन पे, तो शायद आपको ये 24 घंटे के प्रवास की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन ये 24 घंटे का प्रवास कितना प्रभावी होगा, इस पर भी बातचीत करते हैं। लक्ष्मी बिष्ट जी, एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन नाम की चीज होती है। चुनाव आने में बहुत कम समय बाकी रह चुका है, और अगर एंड टाइम पर बीजेपी का एक अपना साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है कि वो रात्रि प्रवास करेगी, जनता के बीच पहुंचेगी, उन्हें मैनिपुलेट भी कर सकती है, क्योंकि अपनी योजनाओं से उन्हें अवगत कराया जाएगा, उन्हें एक फीडबैक भी उनसे लिया जाएगा, एक भरोसा कायम करने की जनता के बीच कोशिश की जाएगी। तो क्या चुनाव से पहले बीजेपी का ये साइकोलॉजिकल फैक्टर असरदार साबित हो सकता है?
बिल्कुल निशी, देखिए मैं सारे पैनलिस्ट जो हमारे विपक्षी भी बैठे हैं, मैं उनकी बात से 100% जो है सहमत हूँ। हम्म। वो जो भी बातें यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से रख रहे हैं वो 100% सत्य है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि उन पार्टियों को अपने आप में एक आत्म मंथन करना चाहिए कि उनकी लीडरशिप में जो है कहाँ क्या कमी है। हम्म। और बीजेपी की मैं यहाँ पे जरूर इस मामले में तारीफ करना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी में आप ये देखिए कि जिस दिन से एक कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी में शामिल होता है, निशी आप नोटिस कीजिएगा कभी भी, वो उस दिन से उनका ऐसा एक समर्थक हो जाता है कि या उसको ब्रेन वॉश कीजिए, या जो अभी आप कह रहे थे कि भाई उनको अपनी योजनाएं बताएं या जो भी मैनिपुलेशन करें, लेकिन वो उसके साथ हो जाता है। अगर वो कट्टर है तो कट्टर है। इस चुनाव की अगर मैं बात करूं तो इतना 100% है कि अगर अगर कांग्रेस के वोट कटेंगे तो यूकेडी काटेगी, अगर यूकेडी के वोट कटेंगे आप काट सकती है, ये आपस में वोट काटेंगे। लेकिन मेरा जो मानना है वो बीजेपी के जो समर्थक और बीजेपी के जो वोटर्स हैं वो एकदम स्पष्ट हैं। क्यों है उसका भी बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि उसमें आप निशी एक चीज देखिएगा कि और पार्टियों में जो है वो लीडरशिप की कमी है। हाँ। उनके पास ऑप्शन नहीं है। बहुत लोग हमारे पास ऐसे हैं जो कहते हैं कि ठीक है हम परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन परिवर्तन के साथ ये चाहिए कि उस पार्टी का, जिस पार्टी को हम वोट दे उसका जनाधार क्या है, उसकी लीडरशिप क्वालिटी क्या है, वो प्रदेश में और देश में क्या कर रहा है, वो देखना बहुत जरूरी है। तो ये कहना कि बीजेपी ही आएगी, मेरा ये कतई सेंस नहीं है। देखिए ये तो भविष्य के गर्भ में है कि कौन सी पार्टी आती है, क्योंकि अब जनता जो है वो जाग चुकी है। जनता जो है बहुत मतलब एक फैसला लेने वाली बन गई है। अब वो भेड़ चाल जो हम पहले सोचते थे कि किसी को कह दिया, वो नहीं है। जनता पब्लिक सब देख रही है। लेकिन मैं दूसरी पार्टी में मेरे पैनलिस्ट इस चीज को अन्यथा ना ले, लेकिन जो कांग्रेस के भी हैं मैं उनसे भी बात बताऊंगी कि कई चीजें आपके अंदर सही होंगी, लेकिन कई चीजें जो गलत हैं आपकी पार्टी में भी इतनी सारी चीजें हैं जो पब्लिक तक आ रही है, तो उसको रोकिए। क्यों आ रही है उनको भी अगर 2027 की तैयारी करनी है तो मुझे निश्चित तौर पे बोलना पड़ेगा कि वो भी थोड़ा सा बीजेपी से सीखे। बीजेपी ग्राउंड जीरो पे काम कर रही है। अगर वो रात्रि विश्राम के लिए जा रही है तो हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग दूसरों की लाइन ना मिटाए, हम अपनी लाइन बड़ी करें। तो यूकेडी को भी और आप और ये कांग्रेस को भी मैं यही कहना चाहूंगी कि अपनी लाइन बड़ी कीजिए। आप अंदर अपने जो आपकी गुटबाजी है उसको बहुत जरूरी है दूर करना। और यूकेडी की जो मेरा मानना है, यूकेडी में क्या है कि वहां पे क्या, क्योंकि देखिए हमारे स्थानीय पार्टी है, गरीब दल है, तो उसमें क्या है कि फाइनेंशियली हो सकता है या कई चीजों में यह है कि इतने प्रत्याशी उतारने दिक्कत है। तो उन चीजों पे, उन मुद्दों पे काम करना उनको बहुत जरूरी है। बिल्कुल। देखिए एक तरफ आपने जो एग्जाम्पल दिया है कि दूसरे की लाइन काटने से बेहतर है अपनी लाइन को बड़ा कर लिया जाए, और एक एग्जाम्पल खुद में सेट किया जाए कि आखिरकार हम भी वहां पर एक मिसाल के रूप में स्थापित हुए हैं। हमारे भी मुद्दे उतने ही दमदार हैं जितने बीजेपी के पास हैं, और हमारे में भी उतनी क्षमता है इस प्रदेश के विकास के लिए, इस देश के विकास के लिए। अगर चुना जाए, मौका दिया जाए तो एक परिवर्तन हो सकता है, इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा और इससे भविष्य साकार हो सकता है, कुछ बदलाव की उम्मीद है। लेकिन राजेश्वर प्रणोली जी, इसको एक फीडबैक के तौर पर जरूर लिया जा रहा है, लेकिन इस पर इतना भी ओवर कॉन्फिडेंट खुश होने वाली जैसी बात भी नहीं है, क्योंकि एक सत्ता विरोधी लहर, एंटी इनकम्बेंसी की लहर भी चल रही है। उसको अगर इग्नोर कर लिया जाए तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भारी पड़ सकती है। क्या आप ये चीज मानते हैं? सिर्फ 23 सीट पर फोकस करके 47 सीटें भी गंवा दी जाएंगी कहीं? देखिए मैंने आपको अपने पहले ही बताया कि 23 सीटें मेन फोकस एरिया। इसका ये मतलब नहीं कि हम बाकी 45 सीटों पे हम काम नहीं कर रहे या हमारी पार्टी काम नहीं कर रही। और जो ये बार बार एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है विपक्षी पार्टी से, यही रात्रि प्रवास हो रहा है, तो शायद भूल गए हैं कि हमारे यहाँ ये परंपरा है, हर किसी न किसी उसमें जो है बड़े नेता अगर जाते हैं और
कार्यकर्ताओं के घर में रहते हैं, होटलों में नहीं रहते इनके जैसे बड़े बड़े कि राजशाही होटल में 5 स्टार होटल में टिके रहते हैं। ऐसे वाले कार्यकर्ता हमारे पास जो वरिष्ठ नेता है वो भी लोगों के यहाँ जाते हैं और कनेक्ट होते हैं। हम ग्राउंड, जैसे अभी हमारी बहन लक्ष्मी जी बोल रही थी कि हम ग्राउंड जीरो पे काम करने की आदत है और ग्राउंड जीरो पे करते हैं, ये नहीं कि बड़ी बड़ी बातें करें। ये भूल जाते हैं कि अभी जैसे हमारे सहयोगी या प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े तेजी से बोल रहे थे, अभी उनके यहाँ पिथौरागढ़ में 2 दिन पहले क्या हुआ है उन्हें पता होगा और बड़ी अच्छी तरह दिखाई देता है कि इनके यहाँ जो परिवर्तन और इन सब की बातें करते, बड़ी बड़ी बातें करने की इनकी ग्राउंड कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता ना राजेश्वर पैनुली जी, जो सत्ता विरोधी लहर भी देखने को मिल रही है, कहा जा रहा है कि बदलाव की उम्मीद है। यूकेडी भी पूरी तरह से प्रमुखता से उठती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के अपने मुद्दे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी अगर सत्ता विरोधी लहर में पिसती चली गई तो भारी बीजेपी के लिए भी पड़ सकता है। इस सवाल पर मैं वापस आऊंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद लौटेंगे, आप सब बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। क्वेश्चन आवर में बीजेपी का मिशन 23 और आज हमारी चर्चा का यही खास विषय है। लेकिन मिशन 23 के वजह से क्या 47 सीटों को भी इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की लहर इस वक्त देखने को मिल रही है और अगर सत्ता विरोधी लहर का शिकार बीजेपी नहीं होती हुई नजर आती है तो इसे सफल माना जाता है। लेकिन अगर इसको इग्नोर किया जा रहा है तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। इस पर हम लोग खास चर्चा कर रहे हैं और जानते हैं कि आखिरकार सबकी अपनी अपनी योजनाएं क्या हैं जो धरातल पर इस वक्त एक बड़ा चेंज लाने वाली है, ड्रास्ट चेंज आने वाला है। पैनलिस्ट का रुख करते हैं सीधे राजेश्वर पैनुली जी। मैं जानना चाहूंगी, बार बार ही कह रही हूं कि सत्ता विरोधी लहर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जिस तरीके का माहौल यूकेडी और कांग्रेस इस वक्त प्रदेश भर में बना रही है, कहा जा रहा है कि पूरी तरह से प्रदेश को अंधकार में रखा जा रहा है। बहुत सारे घोटाले हुए हैं, बहुत सारी चीजों पर सरकार काम कर सकती थी, 9-10 साल का वक्त दिया गया तब भी कुछ नहीं कर पाई है। बहुत सारे ऐसे केसेस उजागर हुए हैं जिसको एक एग्जाम्पल माना जा रहा है सरकार के खिलाफ। इसको कैसे डील किया जाएगा? देखिए, पहली बात तो हम 70 की 70 सीटों पे कंसंट्रेट करते हैं। जहां तक 23 सीटों की बात जो बार बार आ रही है, अभी कहा जाए कि 47 सीटों पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, उस पर भी कंसंट्रेट कर रहे हैं। 23 सीटों पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो क्लास में जो बच्चा कमजोर हो जाता है या बच्चे के कम नंबर आते हैं, आप उसको पहले एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं। तो एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि जो बाकी बच्चे क्लासेस में है हम उनको इग्नोर कर रहे हैं या उनकी प्रॉपर पढ़ाई नहीं करा रहे हैं। और दूसरी बात रहेगी, एंटी इनकम्बेंसी हमेशा होगी, इसमें कोई शक नहीं। ये मानव स्वभाव है और मानव के स्वभाव में रहता है कि किसी के साथ भी आप एक ही हीरो को भी बार बार देखते रहे तो कितना भी अच्छा हीरो आपको लगने जाता है, इस हीरो की जगह दूसरा हीरो देखे। तो राजेश्वर जी, आप इस चीज के लिए कॉन्फिडेंट हैं कि सत्ता विरोधी लहर सिर्फ एक नैरेटिव है जो सेट विपक्षी दलों की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन इसका कोई खासा असर बीजेपी नहीं है? खासा असर हम इसका कहीं पे बीजेपी पे पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम जमीन पे काम करते हैं और जमीन पे काम करने के लिए आम जनता के साथ कनेक्टेड है। और जो भी हमारे पर इल्जाम लगाने की कोशिश करता है हम उसको काउंटर करते हैं। और काउंटर हम ऐसा नहीं कि हम सिर्फ टीवी चैनल पर काउंटर कर रहे हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता का काउंटर कर रहे हैं या यूकेडी के काउंटर कर रहे हैं, क्योंकि ये इल्जाम तो इन्होंने बड़े बड़े लगा दिए। इन्हें शायद हरीश रावत जी की वो वाली क्लिप भूल गए होंगे जिस क्लिप में 25-25 लाख रुपए तो सिर्फ जेब खर्चा दे रहे थे, वो आज भी पेंडिंग है। तो ये बोलने के लिए तो बड़ी तेजी से बोलते हैं, इनके पास एग्जाम्पल इनके पास होते नहीं है। तो ये जो भी चीजें कहते हैं उसका काउंटर हम जमीन पे करते हैं और आम जनता को समझाने की जरूरत ज्यादा होती है, क्योंकि ये तो प्री डिटरमाइंड माइंड से आते हैं। प्री डिटरमाइंड माइंड का आपके पास कोई ज्यादा तोड़ होता नहीं। और रह गई जहां तक यूकेडी की बात है, यूकेडी का तो देखिए जो ग्राफ रहा है, जो भी रहा है आज की डेट में, अगर इन्होंने पिछले कुछ जो अभी जितने भी इलेक्शन हुए, चाहे पंचायत इलेक्शन हुए, चाहे लोकल बॉडी के रूरल बॉडी के इलेक्शन, पंचायत के इलेक्शन हुए, चाहे अर्बन बॉडी के इलेक्शन हुए, उनमें इनकी परफॉर्मेंस कहाँ है तो दिखलाई दे रही है। ऐसा नहीं कि उससे पहले ये नहीं बड़ी तेजी से बोलते थे, बड़ी तेजी से आके उस पर बोलते थे, क्योंकि यूकेडी पे आम जनता के न तो इनके लीडरशिप पे विश्वास है और न इनके पास कोई कार्यकर्ता है। कुछ लीडर हो सकते हैं, कुछ चीजें बना सकते हैं। तो यानी कि आप विपक्षी पार्टियों को कुछ समझते ही नहीं है, यानी कि आप विपक्षी पार्टियों को कुछ समझते नहीं है। जो फची कुची 23 सीटें थी, आप उनको भी जीतने की बात करते हैं और फिर आपके लिए शायद कांग्रेस और यूकेडी एक कंपटीशन नहीं है ना आपके लिए? कंपटीशन यूकेडी और कांग्रेस, हम कंपटीशन, ठीक है, बिल्कुल कंपटीशन आशीष नहीं है, लेकिन हम क्या आपने अपनी जमीन इतनी खो दी है कि आप कंपटीशन लेवल पे भी नहीं है बीजेपी के?
वो तो कह रहे हैं आप बिल्कुल भी कंपटीशन में नहीं है, उन्हें 23 सीटें जीतनी है, वो जीत जाएंगे, एक्स्ट्रा हम उस पर काम कर रहे हैं, बाकी 47 में तो हो ही रहा है, तो यानी कि 70 की 70 अपने पाले में। देखिए निशी जी, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो इतने दौड़ भाग नीति नवीन ये वो क्यों लगे पड़े हुए लफड़ेबाजी में, उन्हें बैठने दो, कहीं जाएंगे कहीं जहाँ नहीं जीत रहे होंगे, यहाँ तो आप जीत ही रहे हो, आराम करो ना, क्या दिक्कत है, काम किया है ना आपने, काम किया तो डरना क्या भाई। आपने देश को नोटबंदी दी, नोटबंदी के फायदे देश उठा रहा है, आपने देश को क्या क्या नहीं दिया, आपने देश को बेरोजगारी दी, आपने अस्पतालों के हाल बेहाल कर दिए, आपने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए, आपने ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी, आपके पे तो टैग लगा है इनका सब चीज का। आज निश्चित जी अभी हम थोड़ी देर पहले आपने कहा था एक सवाल आप हमसे करेंगे और इनसे भी करेंगे, आपने वो सवाल नहीं किया कि हम क्यों चाहिए और ये क्यों चाहिए, ये बेईमान क्यों चाहिए, आपको बताओ। देखिए कांग्रेस क्यों जरूरी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। कांग्रेस जरूरी इसलिए है क्योंकि आज देश की राज्य की जनता मांग कर रही है ओल्ड पेंशन स्कीम। क्यों मांग रही है, आप लो ना नई पेंशन स्कीम, भाजपा की स्कीम लो, आपको वो नहीं चाहिए, आपको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम वो सोच थी कि जब कोई भी व्यक्ति 60 साल तक वर्किंग करता है, किसी संस्था में काम करता है, तो उसके बुढ़ापे में उसके काम वो पैसा आए, उसे अपने बच्चों का बार बार मुंह ना देखना पड़े इस बात को लेकर कि बेटा मेरी दवाई का बिल का क्या होगा, मेरी दवाई का खर्चा कौन उठाएगा, मैं डॉक्टर पे कैसे जाऊंगा। इसलिए हमने पेंशन दी थी, आपने उस पेंशन को खत्म करने का काम किया। कांग्रेस इसलिए जरूरी है कि हम उस पेंशन को वापस लाने का काम करेंगे। आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, आज आप कहते हैं कि पकोड़े तल लो, कुछ कर लो, ये भी रोजगारी है, ये तो सब जानते हैं, वो तो कर ही रहे थे, वो कोई आप थोड़ी तलवा रहे हो। आज आपने रोजगार खत्म किया, हम रोजगार देने की बात करते हैं, अगर हम सत्ता में आए तो हम रोजगार देंगे। उपनल कर्मियों को किस प्रकार से चीट कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जो कोर्ट का आदेश आ रहा है कि इनको समान वेतन दो, लेकिन ये समान वेतन देने को राजी नहीं है, उनके खिलाफ जा रहे हैं। हम उपनल कर्मी को समान वेतन देने का काम करेंगे। आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कब से परेशान है अपने मानदेय को लेकर, पर उनका मानदेय देने को राजी नहीं है, हम उनका मानदेय देने का काम करेंगे। सबसे बड़ा है लॉ एंड ऑर्डर। आज लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है राज्य के अंदर से, क्या देश के अंदर से खत्म हो चुका है। हम उस लॉ एंड ऑर्डर को दोबारा बनाने का काम करेंगे। हम देश की जो गरिमा आपने 12-13 साल में जो गिराई है, उस गरिमा को वापस लाने का काम करेंगे। हमें अमेरिका नहीं बताएगा कि किससे पेट्रोल खरीदेंगे, किससे गैस खरीदेंगे, किससे क्या खरीदेंगे, कौन सी दुकान से क्या माल खरीदना है, अमेरिका नहीं बताएगा। अगर हम इनको बोले आप इस चैनल में बैठे, उस चैनल में बैठे, मानेंगे? अरे हमारी मर्जी, हम किस चैनल में बैठे, हम कहां जाए, हम किसकी दुकान से माल खरीदे, हमारी मर्जी है। आपने स्वतंत्रता खराब कर दी। भारत जैसे देश जिसको आप कहते थे यहाँ की जो जनसंख्या है, वो जनसंख्या देश की रीढ़ की हड्डी है, ये जनसंख्या के बल पर हम आगे बढ़ेंगे। आज कहते हैं जनसंख्या की वजह से हम डूब रहे हैं। आपने मोदी जी का बयान में फर्क देख लीजिएगा, क्या फर्क है। लेकिन इतनी बातें निशी जी कम पड़ जाएगा डिबेट का समय, इतनी बातें हैं। लेकिन अगर मोदी विरोधी लहर है, धामी विरोधी लहर है, उसके बावजूद भी केंद्र में बार बार एनडीए को मौका क्यों, कितनी बार राज्य में बीजेपी को बार बार मौका क्यों, लोकसभा हो विधानसभा हो हर जगह क्यों? 3 बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है और 3 बार में जनता ने उनको देख लिया। देखो ऐसा नहीं है कि देखिए कांग्रेस का ठेका ले रखा है कि कांग्रेस ही आएगी, फिर तो लोकतंत्र खत्म हो गया। अगर एक ही पार्टी रहेगी, मिथ भी तो तोड़ दिया है ना, 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, सारा मिथ टूट चुका है। मिथ कोई नहीं, विश्वास जनता को था, जनता को विश्वास था राम मंदिर बनेगा, जनता को विश्वास था कि सुशासन आएगा। जनता ने लेकिन देख लिया कि मंदिर बनाने वाले तो चोर निकले। जो मंदिर की बात करते थे कि राम मंदिर, जय श्री राम, मतलब अपने भाषण सुनने से पहले जय श्री राम के नारे लगाते थे, आज जय श्री राम नहीं बोल सकते। अब इनको दिक्कत होती है जय श्री राम बोलने में, अभी राम के नाम पर डरने लग गए। तो आपने वहां मंदिर के अंदर चोरी की है, आप कैसे सत्ता में आ सकते हैं बताएं ना आप। जनता ने देखो आपको सनातन के नाम पर वोट दिया, जनता ने आपको विकास के नाम पर वोट नहीं दिया। विकास तो ठीक है, आपने विकास दिखाया स्मार्ट सिटी का, जनता ने देख लिया स्मार्ट सिटी का क्या हाल है। आपका एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है, स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़कें बन रही हैं। आज देख रहे हो पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, दिल्ली देहरादून जो हाईवे बनाया किस प्रकार से गड्ढे पड़ गए। आपकी एक काम ऐसा हो, पुल टूट रहे हैं आपके बनाए हुए, पुल बनने से पहले टूट जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं, उनमें चिपका रखें, टल्ले चिपका रखें, ये काम आप कर रहे हैं। हमने कम से कम चीज तो ऐसी दी देश को कि आप सुरक्षित तो हैं। जनता अब जनता के पास पूरा समय है सोचने का, कांग्रेस ने क्या दिया
और भाजपा क्या दे रही है। ठीक है। सिर्फ नफरत के सिवा ठीक है। भाजपा कुछ नहीं दे पा रही ठीक है। है। महंगाई है, बेरोजगारी है, अस्पतालों के बुरे हाल हैं, इतने मुद्दे। मैं तो पूरा डिबेट कम पड़ जाएगी, इतने बातें बता दूंगा कि कांग्रेस आएगी तो क्या करेगी, और भाजपा ये 10 बात बता दे तुम क्यों जरूरी हो। आप 10 बात बता दो मुझे क्यों ठीक चाहिए। है, अभी इस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले यूकेडी से भी जान लेते हैं ये क्यों जरूरी है। एक मजबूत विकल्प, एक क्षेत्रीय दल जो कि उत्तराखंड की मूलभूत सुविधाओं को और मूलभूत समस्याओं को बखूबी जानता है। क्या है आपकी वजहें जिससे कि जनता आपको चुने? मुझे आप 5 बताइए बस। हमारा मुद्दा बिल्कुल क्लियर है। हम जो है पहाड़ की जवानी, पहाड़ का जंगल और पहाड़ की जमीन यहाँ के लोगों के काम आए, ये हम चाहते हैं। दूसरा जो है, जो स्थानीय युवक हैं, हम उनको उनके रोजगार की बात करेंगे। इन्होंने अभी नया कानून लाया, देवभूमि परिवार कानून, जिसके तहत इन्होंने कहा कि जो 15 साल से यहाँ लोग रह रहे हैं वो क्या करेंगे, उनको जो है सारी सरकारी सुविधाएं सारी मुहैया करा दी जाएंगी। और ये जो हमारा कानून है 1950 जो हमारा, और उसके अलावा हमारा जो भू कानून है जिसके लिए लोग लड़ रहे हैं, उस पर सबसे बड़ा तमाचा है। क्या हमारे यहाँ की जनसंख्या कम पड़ गई है कि ये जो है पूरा डेमोग्राफी चेंज कराने का काम कर रहे हैं? तो इस तरह के काम हम नहीं करेंगे। जो हमारा जंगल है वो हमारे काम आएगा, जो हमारा पानी है वो हमारे काम आएगा। आज जो है डैम तो हमारे उत्तराखंड में बनते हैं और उसका सारा जो है बिजली जाती है दिल्ली और यूपी, और दिल्ली के लोगों को बिजली फ्री दी जाती है और हम यहाँ बिल भरते हैं। तो इस तरह की चीजें नहीं होंगी। जो हमारे संसाधन होंगे उसे हमारे लोग ही प्रयोग करेंगे। उसके अलावा जो भी महिलाओं से रिलेटेड जितनी भी चीजें, जो हम महिलाओं की अस्मिता है, महिलाओं की सुरक्षा है, और जितनी भी जो है कानून व्यवस्था से रिलेटेड चीजें हैं, उनको हम काम करेंगे। और सबसे मेन मुद्दा हमारा है जल, जंगल, जमीन और भू कानून। इसको जो है हम जो है लागू करेंगे। और इस तरह की जो भी हमारा मतलब हमारे प्रदेश ही हमारी माँ है, और हम अपने घर को बचाने के लिए जितना कुछ कर सकते हैं वो सब हम करेंगे। हम दिल्ली के लोगों डुगडुगी बजाने वाले नहीं हैं। सत्ता हासिल करने से पहले ये तमाम वादे अच्छे लगते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद सबका हाल एक जैसा हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें तो सत्ता जब मिली थी, कुछ ही विधायक हमारे आए हैं। तो इस बार जनता से मैं ये अपील करना चाहूंगी कि हम एक क्षेत्रीय पार्टी किसी भी राज्य में होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जो राष्ट्रीय दल हैं उनके अपने फायदे और अपने नुकसान हैं, उनके अपनी चीजें हैं। यहाँ जो भी है बीजेपी स्पेशली, ये जो है एक राष्ट्रीय दल है और ये दिल्ली डुगडुगी बजाती है, और उत्तराखंड जो है कि जो यहाँ के मंत्री प्रदेश अध्यक्ष हैं उस पर नाचते हैं। क्योंकि जब आप हारे हुए लोगों को मुख्यमंत्री बना रहे हो, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना रहे, तो वो कितने सशक्त होंगे और कितनी अपनी बात रख पाते होंगे। तो इस बार यूकेडी को जनता अवश्य मौका देगी, और हम जो है जो भी हमने वादे किए हैं वो हम पूर्ण करके दिखाएंगे हर हाल में। ठीक है, क्योंकि हम बिना सत्ता में आए ही उनके लिए लड़ रहे हैं पिछले 42 सालों से। हमारी पार्टी बीजेपी से भी पुरानी पार्टी है। लेकिन लोग आपको कहीं ये तो नहीं है कि आप उसी नजरिए से देखना पसंद कर रहे हैं कि आंदोलन करे तब तक ही सही है, हमारी आवाज उठा रहे हैं सही है, अगर ये भी सत्ता में आ जाएंगे तो ये भी उसी रंग में रंग जाएंगे? नहीं, हमको भूल जाएंगे? ऐसा नहीं है। इस बार जो है हमारे साथ पूरा जनाधार है। आप देखेंगे, एक वीडियो में देख रही थी नरेंद्र नगर की, इन्होंने जो है वहां पर जो है लोगों को डरा धमका के नीचे बिठाया जो हमारे प्रत्याशी थे, और उसके अलावा रात को साड़ियां बांटी हैं महिलाओं में। इनके पास पैसा है, धन बल है, लेकिन जनता देख रही है। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा था, तो इनका भी नहीं रहेगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार हम लोग अवश्य जो है जितनी सीटों पे आएंगे अवश्य आएंगे। ठीक है, लक्ष्मी मिश्र जी क्या कहना चाहेंगी कि आखिरकार सबकी अपनी बातें, सबके अपने दावे, कौन चमकने वाला है 2027 में? क्या लगता है कि जमीनी हकीकत क्या है? कोई साड़ियां बांटेगा रात के अंधेरे में, या फिर जो मुद्दे दिन के उजाले में उभारे जा रहे हैं वो काम आएंगे? निशी, देखिए, ये सारी चीजें जो हैं वो चुनाव का एक सिस्टम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता बहुत अवेयर है, पब्लिक बहुत अवेयर है, और पब्लिक एक चाहेगी कि एक सक्षम कैंडिडेट वो अपने स्थान पे, अपने पे जिताए अपने यहाँ पे। लेकिन उसके लिए देखिए कि हर पार्टी को संघर्ष बहुत जरूरी है। बीजेपी को हमने देख लिया, वो शुरू से ही इस लेवल का लड़ती है कि वो लास्ट तक उनको बोलने का मौका ना मिले। वो ग्राउंड जीरो से काम कर रही है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और रही अगर इस बार अगर कांग्रेस और यूकेडी नहीं आती है, तो मुझे लगता है कि आगे उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे जो है
पब्लिक का जो है एक माइंड सेट है, अगर वाकई में उनके पास कोई मजबूत कैंडिडेट, अगर सही सही एक लीडरशिप के द्वारा कांग्रेस के प्रत्याशी उतरते हैं या यूकेडी के उतरते हैं, तो नो डाउट पब्लिक जरूर अपना मत जो है इस मूड में है कि अगर बीजेपी नहीं तो दूसरा कोई अगर हमें अच्छा विकल्प मिल जाए तो हम जरूर उसको तो अभी लेके क्या आएंगे। लगता है लक्ष्मी जी, लेकिन है उसके लिए देखिए यूकेडी काम जरूरी कांग्रेस के है। पास, देखिए कांग्रेस के पास तो हम मान सकते हैं कि कुछ मजबूत चेहरे हैं जिनको अगर उतारा जाए बीजेपी के खिलाफ तो वहां पर जीत दर्ज हो सकती है, लेकिन यूकेडी के पास क्या वो चेहरे हैं, वो ऐसे कैंडिडेट्स उम्मीदवार हैं जो कि कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देने वाले हों? बिल्कुल, देखिए अगर जो स्थानीय युवा, अगर आज मैं देखती हूँ यूकेडी में, तो कुछ ऐसे युवा हैं जो ये बाजी मार सकते हैं, लेकिन वही है कि धरातल पे वो किस तरीके का काम करते हैं और आपसी जो गुटबाजी है। अभी मैं एक यूकेडी का वीडियो देख रही थी, इनके पीसी थपलियाल शायद है, तो वो कुछ इस टाइप का यूकेडी के लिए कह रहे थे कि जब हमने उत्तराखंड बनाया तो उसमें एक भी यूकेडी का नहीं था, और जो भी बयान उनका आया, तो अगर ये चीज बीजेपी में होती तो तुरंत उनके लिए लेटर जारी हो जाता कि भाई ये हमारा मेंबर तो 2 साल पहले से या 3 साल पहले से नहीं है, एक्शन उस पे होता कि बाहर गलत चीजें क्यों जारी है, उसको संभालने के लिए जो है लीडरशिप और पार्टी जवाबदारी होती है। लेकिन अभी तक मुझे तो खैर हो सकता है कुछ किया हो यूकेडी ने, बट मेरे संज्ञान में नहीं आया कि उन्होंने उस पर कोई एक्शन लिया है, कि वो उन्हीं के पार्टी के हैं, शायद भी हैं या नहीं है वो भी इनको पता होगा, लेकिन उन पे कोई एक्शन नहीं लिया। तो आपसी कुछ भी उनके प्रवक्ता कह देते हैं, कुछ भी उनके जो लोग हैं वो कह देते हैं, तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से जो पब्लिक में जो मैसेज जाता है वो निश्चित तौर पे गलत जाता है। और स्थानीय पार्टी लोग चाहते हैं, निशी, मैं उत्तराखंड की होने के बाद मैं खुद ये चाहती हूँ कि यहाँ पे स्थानीय लोग आए ताकि पता चले हम लोग उनको हमारी मूलभूत सुविधाओं के बारे में, हमारी प्रॉब्लम के बारे में, पहाड़ के बारे में पता है। लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से अभी काम हो रहा है, तो 27 से बहुत दूर है इनके लिए, जो मैं समझती हूँ, क्योंकि अभी जमीनी काम नहीं हो रहा है तो कब करेंगे। ठीक है, इसी पर एक फाइनल कमेंट दे दीजिए कल्पना जी। आपको कल्पना जी, क्या पार्टी के अंतर कलह आपके लिए मुसीबत बनकर खड़ी हो जाएगी? बिल्कुल, फाइनल कमेंट जो हमारा जो अध्यक्ष जी हैं, जो भी हमारा हाई कमान है, वो उस पर बिल्कुल एक्शन लेने की तैयारी में है और उन पे एक्शन लिया जाएगा कि इस तरह से जो है पार्टी के खिलाफ वो बोल रहे हैं। और दूसरी बात ये, हम जमीन पर कार्य कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, और मैं ये मानती हूँ कि वाकई में पिछले कई सालों में हमारी कुछ गलतियां रही हैं, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, और इसीलिए शायद हम जो है नहीं आ पाए, सीटें नहीं ला पाए, और जो हमारी कमियां हैं उन्हें हम दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जनता का विश्वास हम जरूर। आशीष नौटियाल जी, क्या तैयारियां हैं और आखिरकार कितनी मजबूती के साथ इस बार बीजेपी को टक्कर मिलने वाली है? क्या है वो आपके 3 ऐसे मुद्दे जिनका सहारा लेकर बीजेपी को हराना आपके लिए बहुत आसान है? देखें, कांग्रेस एकमात्र विकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है कि आप सोचेंगे इन्होंने बोल दिया, इन्हें पता क्या है, सब पता है। हम वो लोग हैं जिन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, इन्होंने तो बैंक बंद कर रहे हैं। आज जनता को विश्वास नहीं है कि हमारा पैसा बैंक में सेफ है, तो कांग्रेस ही एक विकल्प है। और अंत में छोटा कमेंट है तो मैं इतना कहूंगा, ख्वाब अच्छे हैं, ख्वाब देखना चाहिए, और भाजपा अगर ख्वाब देख रही है अच्छी बात है, आपको ख्वाब देखने का अधिकार है, आप देखें ख्वाब, और आपके ख्वाब पूरे तो सपने में ही होंगे, क्योंकि असल में तो आपने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि आपने लास्ट टाइम तक नहीं पूछा अभी तक कि 10 काम कौन से हैं जो जिसके लिए इन्हें सत्ता में आना चाहिए, जिसको इन्हें सत्ता में क्यों आना है, 10 काम बता दें। ठीक है राजेश्वर जी, नींद से जाग जाइए, ख्वाबों से जाग जाइए। आशीष जी ने आपको तो सीधे चैलेंज कर दिया है कि आप वो मुद्दे बता दीजिए, आप 10 छोड़िए 5 बताइएगा, मुझे समय कम है, क्योंकि कि वो 5 कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनका सहारा लेकर आप जनता के बीच पहुंचेंगे और आप विश्वास कायम करेंगे कि हम उस पर जीत दर्ज करते हैं। बताइए। हम मुद्दे से नहीं, हम कार्यों से पहुंचते हैं। हम मुद्दे से नहीं, हम कार्यों से पहुंचते हैं। हाँ। चाहे घर घर पानी की बात कर ले, चाहे आयुष्मान योजना की बात कर ले, लेकिन इस चुनाव में आपके 5 कौन से मुद्दे रहेंगे? क्या इस चुनाव के 5 मुद्दे मुझे हमारे मुद्दे, मैंने आपको बताया बात, आप सब यही सारे मुद्दे यही है ना। मुद्दे वो होते हैं जो कार्यकर्ता के मुद्दे हैं। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि यूकेटी को शायद अभी ये भी नहीं पता होगा कि वो रजिस्टर्ड पार्टी है कि अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है। अभी तो शायद मुझे इनको ये ध्यान भटका रहे हैं, जवाब नहीं दे पाए। स्टेटस क्या है,
इनका पांच आपको जवाब दे पांच आप पे, अरे छोड़ो ना उनको, वो आए ना आए आपको क्या लेना, अपने बताओ आप पांच क्यों क्या, राजेश्वर जी, पांच चीजें बता दो जिसके लिए आपको चुनने राजेश्वर जी, हम भी आपको बात वोट देने करें, को वहाँ तैयार बताने नहीं बैठे आ हैं। आप रहा। बता दो 5 बातें ऐसी बता दो जो आपको वोट देना है। नहीं। वैसे 10 बताने दी पर 5 ही बता दो। बस 10 नहीं, 20 आप 25 आप 50 लीजिए, अरे बात तो अच्छी बोलो। बात नहीं है। राजेश्वर चाहे आप जी बोलो, टाइम समझिए, चाहे आप किसी भी राजेश्वर supplement जी, की बात कर लीजिए, राजेश्वर जी, नहीं है। राजेश्वर जी, मैं एक वोटर हूं, मुझे लुभाने के लिए आप वो 5 कौन सी ऐसी बातें कहेंगे जिससे कि मैं मैनिपुलेट हूं और मैं आपको वोट दे दूं? सिंपल 5 चीजें बताइए। देखिए आप मैनिपुलेट नहीं हो, फैक्ट पे चलिए। हाँ तो आप फैक्ट मुझे पे ये फैक्ट है ही बताइए कि ना, क्योंकि मैं हमने- डिसाइड करूंगी ना वो पहली मैनिपुलेशन बात- है या फैक्ट्स है। बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आ जाइए। सबसे पहले हमने सबसे अच्छी रोडें दी, घर का मैक्सिमम जगह तक रोडें पहुंचाई हैं। रोड तो देहरादून दूसरी की बात आ हाईवे जाइए देख लिया कि हमने। हमने रोजगार के लिए अच्छे कितना अवसर झूठ उत्पन्न बोलते कीजिए। हैं। तीसरी बात आ जाइए कि हमने आयुष्मान योजना ला करके जो गरीब आदमी है वो लूटा है। डायरेक्ट उसमें सरकार जा को भी करके लूटा, गरीब को अपना भी लूटा। हॉस्पिटल में इलाज करा सकता है। चौथी बात आ जाइए, हर जिले में एक एक जो है क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेज को खोलने के बाद उसका शुरुआत कर दी है। बात तो पांचवी बात चांद आ पे रही भी है खोल दोगे आप, जो चांद पे विश्व स्तर मेडिकल की जो कॉलेज खोलो, बातें- बात करने में क्या जाता है, खोलो तो सही। 400 बात मेडिकल की चांद बात पे नहीं हो जाके रही खोल दोगे है, मेडिकल आपकी बात कॉलेज। हो रही है कि सपने 13 जिलों में अच्छे हैं। 13 जिले के 13 मेडिकल कॉलेज और उसके लिए बाकायदे काम हो रहा है। सपने और बाकी अच्छे जो हैं। रोडें चल रही है उसमें बाकायदे रोड चल रही है। अब आ जाइए, आप बोल रहे हैं, बार बार बोलते हैं कि जल पानी, जो घर पानी और आता ही नहीं है। हर घर में नल की बात कर रहे हैं। नहीं हर आ रहा, घर में पर नल देहरादून क्यों में नहीं नहीं है? आ रहा, कहीं बाहर क्या आप आएगा? चलो तो हम, अरे आप कहीं नहीं, आप पढ़ा करो एक देहरादून बार। में बैठ अखबार करके पढ़ा करो, सिर्फ देहरादून टीवी में चैनल पढ़ में के देखो, ठीक है। हमारे गाँवों चलो में तो प्रचार हालत नगर बुरी ठीक है है। दिखाते हैं राजेश्वर जी, आपको। समय अब आ कम है। जाइए कि लक्ष्मी रोड- जी एक रोड फाइनल देने की कमेंट दे बात- दीजिए। फिर आपसे ना हो पाएगा। लक्ष्मी जी, रहने दो आप अभी थोड़ी देर निशी- पहले बीजेपी की आपसे ना हो तारीफ कर पाएगा। रहे थे कि कैसे ये जनता के बीच पहुंचते हैं और कैसे ये वहां पर विश्वास कायम बिल्कुल। करते मैं हैं। अब देखिए, मैंने इनसे 5 पॉइंट्स पूछे हैं। यही दूसरी पार्टी, ये घुमा रहे हैं इधर ये उधर। दोनों पार्टी को भी मैं यही कहना चाहूंगी कि आप भी अपनी लकीर बड़ी कीजिए और जनता के बीच जाइए, उन मुद्दों को उठाइए, क्योंकि ये परिवर्तन का समय है। आप लोग के पास इनफ टाइम है, अभी से तैयारी करेंगे तो नो डाउट आगे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि जनता जो है ठीक है। परिवर्तन के मूड में भी है। लेकिन अगर ऑप्शन ही नहीं होगा पब्लिक के पास तो पब्लिक वहीं जाएगी। ठीक है, तो यानी कि आशीष नौटियाल जी, अभी राजेश्वर पहलूनी जी ने 5 ऐसे पॉइंट्स बता दिए। अब इन बताएं 5 उन्होंने- पॉइंट्स में उन्होंने घुमा रहे थे। आपने जो कमियां निकाली हैं, आप उनको ही मुद्दा बना सकते हैं और आपके आगामी जो चुनाव है उनमें एक बहुत बड़ा फायदे भरा पॉइंट्स ये कोई निकलकर मुद्दा- सामने आ सकता है। इसीलिए आप कोई मुद्दा हकीकत नहीं के बना साथ और सकते, फैक्ट्स के क्योंकि साथ आइए, जमीन पे- क्योंकि जनता अगर नहीं ये है, जनता के बताइए, पीछे हकीकत मुद्दे और रख रहे फैक्ट है। हैं तो जनता डिसाइड करेगी ना मैनिपुलेशन क्या है, फैक्ट्स क्या है। तो आप हाँ, उनको बिल्कुल, सामने रखिए, बिल्कुल, बिल्कुल, जनता फैक्ट्स को decide सामने करेगी। रखिए तो मुझे डिसीजन मेकिंग जनता आसान हो जाएगा। बिल्कुल। आज बिल्कुल आइए, डिसीजन मेकिंग करिए और उसका रिजल्ट भी देखिएगा। देख रहे हैं रिजल्ट तो चोरी कर दी। रिजल्ट ठीक है। रिजल्ट चोरी कर रिजल्ट दी। देखा, और अब तक आ रहा रिजल्ट। अब तक चोरी ये कर बातें दी ये कर मंदिर रहे में। हैं, ये बात रिजल्ट चोरी घुमा फिरा करते के कहीं नेशनल इंटरनेशनल शुरू कर देते हैं, मंदिर बना के मुद्दों चोरी से कर भटक दी। जाते हैं। इनका ना तो होमवर्क है, इनका 45,000 करोड़ रुपए का बजट होमवर्क होता आपका था कि हमारा आज मंदिर की डेट में बनाएंगे, 1 पर लाख चोरी करोड़ भी का बजट, करेंगे। इनको ये भी नहीं पता होगा। मंदिर भी हम अभी बनाएंगे, हमारे चोरी भी हम बता रहे हैं, करेंगे। दूसरे बता रहे हैं, होमवर्क हम ये देखो भी इनका। फ्री कर देंगे, वो ऐसे फ्री चोरी कर देंगे। करने का होमवर्क। इनके पास कोई बैलेंस शीट केदारनाथ नहीं है, कोई चोरी इनको कर ये दी। नहीं पता कि होमवर्क पैसे देखो आएंगे अपना कहां से, होमवर्क। जाएंगे कहां ये से। होमवर्क है इनके पास चोरी कोई करने रास्ता का। नहीं है। अच्छी बात है जी, आपको होमवर्क बहुत बढ़िया है। पता है, चोरी नहीं, करो, नहीं, अपने कार्य भरो। इकोनॉमिक्स पता है, नहीं फैक्ट पता है, अरे इकोनॉमी से तो कांग्रेस ने कोई क्लिक बीजेपी इकोनॉमी कहाँ चल रही है। इकोनॉमिक्स आप आपने वो तो बड़े करें, बड़े इकोनॉमी कांग्रेस की आपको पता इकोनॉमी से है। आप चल पा रहे हो। रुपया और डॉलर का कितना फर्क पड़ गया आपको, बड़ा इकोनॉमी आपकी सरकार को पता है। अरे कि कहाँ से रुपया कहाँ ले डॉलर आए के हम। फर्क से बात पेपर सुनिए। सारे अब लीक हो रहे हैं, आप बच्चे उसमें मर भी आ रहे जाइए। हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। आप रुपया एक डॉलर नीट पे का भी आ पेपर जाइए तो आप। क्लियर चाय नहीं बेचने लगा। वाला माफी पूरा चाहूंगी, देश आप देख लोगों को रहा है। इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को वहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आखिरकार 2027 का रण पूरी तरह से सज धज कर तैयार है, लेकिन बीजेपी अपने मिशन 23 के साथ इस बार जनता के बीच पहुंचने वाली है। 47 सीटों पर फुल कॉन्फिडेंस है, लेकिन आखिरकार क्या कांग्रेस का इन 23 मिशन से सुपड़ा साफ करने की तैयारी में बीजेपी है? और आखिरकार यूकेडी कैसे अपनी जमीन इस चुनौतीपूर्ण सफर में अपनी तराश पाएगी, ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि फैसला जनता के हाथों में है और जल्द ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।